स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब मैंने रेस्पिरेशन की शुरुआत की थी तो बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उसकी जो लास्ट स्टेप होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये एंड होती है जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पर, जिसमें कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। तो व्हाट इज़ ईटीएस? ईटीएस चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो जटिलों का या कॉम्प्लेक्सेस की एक श्रेणी होती है जो कि ट्रांसफ़र करती है इलेक्ट्रॉन को उनके डोनर से एक्सेप्टर तक, और ये प्रक्रिया कराती है रिडॉक्स रिएक्शन। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है उसके साथ ही प्रोटॉन का निकलना भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे संपन्न होती है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो पेप्टाइड्स, एंजाइम और अदर मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो चेन है वो एक कॉम्प्लेक्स या जटिलों की श्रेणी होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होते हैं। साथ ही इसमें प्रोटॉन्स भी निकलते हैं और ये चेन जो होती है वो पेप्टाइड, एंजाइम और मॉलिक्यूल्स को बिल्टअप करती है। ये सिस्टम अगर एक परिभाषा के रूप में हम इसको कहें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी हम इसको परिभाषित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का वो तंत्र है, इलेक्ट्रॉन के कैरियर का वो तंत्र है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर स्थित होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अपचयित कोएंजाइम्स का ऑक्सीडेशन होता है और ये प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। इसे हम रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। ये रेस्पिरेशन की जो लास्ट फाइनल स्टेप होती है इसे सेलुलर रेस्पिरेशन या बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। इस सिस्टम में जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जिन्हें हम कोएंजाइम्स कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर स्थित होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में क्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4 मेन कॉम्प्लेक्स होता है और 5th कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 होता है और कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 जहाँ पे एटीपी सिंथेस मौजूद होता है और एटीपी का निर्माण होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो फाइनली अंत में जाकर ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन को दे दिए जाते हैं और वहाँ पर इन जो ऑक्सीजन जो होती है वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर वाटर का निर्माण करती है। ये पूरा स्टेप अभी मैं आपको बताऊंगी, हम इसको समराइज कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर जो जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो NADH2 और FADH2 होते हैं और ये कैसे बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस से और क्रेब्स साइकिल से। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में कितने NADH2 का निर्माण होता है वो मैं बता चुकी हूँ और FADH2 क्रेब्स साइकिल में बनता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं NADH2 उसका एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है तो ETS के अंदर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, आपको जब क्रेब्स साइकिल बताया था। और जब FADH2 का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है ETS में तो वो 2 ATP के मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जैसे कि अभी मैंने बोला आपको 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कैटेलाइज करते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा ऑक्सीजन तक
पहुंचते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम होता है, उसमें 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस हैं, या लास्ट कॉम्प्लेक्स को अगर हम हटा दें तो 4 प्रकार के कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो एटीपी का फॉर्मेशन करने का काम करता है, नहीं तो कई बुक्स के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। तो ये वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनसे होते हुए इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं और अंत में जाकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को दे दिए जाते हैं और वाटर का निर्माण होता है प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसा मैंने कहा कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी हम क्लियर कर देते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन इसकी मिलती है और इनर मेम्ब्रेन मिलती है। इनर मेम्ब्रेन की खास बात होती है कि इनर मेम्ब्रेन में अंतर्वलन पाए जाते हैं, इन्वेजिनेशंस मिलते हैं। और ये इन्वेजिनेशन, जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं, ये इन्वेजिनेशंस जो हैं वो क्रिस्टी कहलाते हैं। और इन क्रिस्टी पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम एलिमेंट्री कण, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह सकते हैं। इन्हें हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं और इन्हें हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। तो ये कुछ पार्टिकल्स इसके ऊपर पाए जाते हैं, किसके ऊपर? क्रिस्टी के ऊपर। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये वो भाग है जहाँ पर एटीपी का संश्लेषण होता है। तो एटीपी के संश्लेषण में ये स्पेशली पार्ट लेते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना राइबोसोम होता है, अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, और ये जो बीच का भाग है जहाँ पर कि ये डीएनए और राइबोसोम्स मिलते हैं, राइबोसोम 70 ऐसे प्रकार के होते हैं, वो मैट्रिक्स कहलाता है। तो क्रेब्स साइकिल जो होती है वो इस मैट्रिक्स में संपन्न होती है ना। और अब हम अगर ईटीएस की बात कर रहे हैं तो ईटीएस जो होता है वो क्रिस्टी पर, और क्रिस्टी कहाँ मिलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। तो वो इनर मेम्ब्रेन पर होती है, और जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इन पार्टिकल्स पर मौजूद होते हैं। इनकी डिटेल स्ट्रक्चर हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल लिखा हुआ है, ऑक्सीसोम्स या एलिमेंट्री पार्टिकल। यहाँ आप देखेंगे ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच में ये चैम्बर है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है। तो ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस यहाँ तक जा रहा है, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन यहाँ पर इस तरह से फोल्ड हो गई और इसने एक स्पेस और बना लिया। तो आउटर और इनर का आउटर चैम्बर कहलाता है, और ये जब मैट्रिक्स की तरफ चला जाता है तो हम इसको इनर चैम्बर या इंटरक्रिस्टल स्पेस कहते हैं। चूँकि ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टा है, एक है तो क्रिस्टा, अनेक होते हैं तो क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टा है, उस क्रिस्टा के भाग यहाँ पर ये जो पार्ट है ये इंटरक्रिस्टल स्पेस कहलाता है, और यही भाग अगर बाहर चला जाता है तो हम उसको कहते हैं आउटर चैम्बर। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो भाग है ये इनर मेम्ब्रेन का पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ इनर मेम्ब्रेन का पार्ट है। तो इसके ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी चेन, है ना। ये पूरे यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है और पूरा ईटीएस यहाँ पर संपन्न होता है। तो ये F1 पार्टिकल्स, ये यहाँ पर ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इन एक संरचना अगर इस F1 पार्टिकल की लें, ऑक्सीसोम की लें, तो इसमें बेस होता है, स्टॉक होता है और हेड होता है। ठीक है, तो ये बेस और स्टॉक जो है वो टोटली एम्बेडेड रहता है इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया की, जबकि हेड वाला रीजन जो होता है वो थोड़ा सा बाहर प्रोजेक्टेड रहता है, बाहर की तरफ ये प्रोजेक्टेड रहता है। तो जब ये पूरे जब हम कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 इनकी बात कर रहे हैं, तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो यहाँ मौजूद हैं इनर मेम्ब्रेन पर, ये पूरी चैन यहाँ चल रही है, और जहाँ जहाँ ये F1 पार्टिकल मौजूद हैं वहाँ पर एटीपी का निर्माण हो जाता है। एटीपी का निर्माण जो होता है वो इसके हेड रीजन से होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं? जैसे कि अभी मैंने बोला 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं, तो इन 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1, जटिल 1,
ये जो जटिल जो होता है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, FMN यानी फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, और सेवरल अनेक प्रकार के आयरन सल्फर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये क्या करता है, जो FMN होता है ये हाइड्रोजिनेज प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन NADH2 से जनरेट होते हैं कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। क्योंकि NADH2 मैट्रिक्स में क्यों जनरेट हो रहे हैं, वहाँ क्रेब्स साइकिल चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, वो पहले ट्रांसफ़र होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 में। जैसे NADH2 सबसे पहले ट्रांसफ़र होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 यानी इसी कॉम्प्लेक्स में। इससे क्या होता है, फ्रॉम विच दे आर ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन, यानी कॉम्प्लेक्स 1 से ये पहुँचते हैं यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन क्या है अभी बताती हूँ। जैसे ही व्हेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स, जैसे ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से पास थ्रू होते हैं तो ये पम्प्ड आउट होते हैं फॉर प्रोटॉन्स फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना। ये क्या पंप कर देते हैं, क्या पंप आउट करते हैं, 4 प्रोटॉन को, कहाँ से, फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू, कहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। क्लियर। तो मैट्रिक्स से इस कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है, इस कॉम्प्लेक्स का काम होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे अभी मैंने बताया था ये क्रिस्टी यहाँ पर हैं और ये पूरा मैट्रिक्स वाला भाग है, तो इस मैट्रिक्स वाले भाग से इनर मेम्ब्रेन की तरफ ये इनको पंप आउट कर देते हैं। ओके। यूबिक्विनोन क्या है, अभी मैंने बोला यूबिक्विनोन इज ए स्मॉल लिपिड सॉल्यूबल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर होता है, यानी ये कैरियर का काम करता है, और ये कहाँ लोकेटेड होता है, इनर मेम्ब्रेन पर, और किस में मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 में। कॉम्प्लेक्स 1 में ये मिलता है, और ये फ्रीली डिफ्यूज हो जाता है थ्रू द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ लिपिड बाई लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है जिसमें प्रोटीन और लिपिड होता है। तो जो लिपिड के दो भाग होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड होता है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक रीजन को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक और एक रीजन को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ये डिफ्यूज हो सकता है कहाँ से, हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ लिपिड बाइलेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ से ये डिफ्यूज होता है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्यूबल है तो लिपिड के थ्रू ये आसानी से डिफ्यूज हो सकता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, और ये किससे बना होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी FAD एंड ए ग्रुप ऑफ नॉन हीम आयरन सल्फर प्रोटीन, ये इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। क्या कॉम्प्लेक्स है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये इस कॉम्प्लेक्स का भी क्या काम है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सक्सिनेट के ऑक्सीडेशन, सक्सिनेट कहाँ बनता है, सक्सिनिक एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल में बनता है, तो ये इसको रिसीव करता है और कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन की जगह कोएंजाइम क्विनोन भी यूज़ हो सकता है कई, है ना, साइकिल में आइदर यूबिक्विनोन और कोएंजाइम क्यू मीन्स क्विनोन, कोएंजाइम क्विनोन। ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज नहीं करता FADH2 को और FADH2 और NADH2 को, ये ऑक्सीडेशन का उनका काम नहीं करता, यानी उनमें से हाइड्रोजन निकालने का काम ये नहीं करता है ये कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये एक तरह से ब्रांच फॉर्म करता है ETS चेन में। ब्रांच फॉर्म मतलब अगर एक साइकिल इस तरह से सीधी चल रही है तो ये यहाँ से आता है, तो एक ब्रांचिंग या बाइफर्केशन यहाँ पर हो जाता है, और दिस ब्रांच ऑफ ETS चेन इज यूजफुल फॉर गेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन फ्रॉम मैलेट, आइसोसिट्रेट, पायरुविक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और इन ATP प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करता है। तो ब्रांच चेन किस में यूज़फुल होती है, ये सब अगर आप क्रेब्स साइकिल पढ़ोगे तो आप देखोगे
कि NADH2 जो होता है और FADH2 जहाँ जहाँ से रिलीज होते हैं वो सारे नाम हैं। मैलिक एसिड से, एसोसिट्रेट के ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन से, पायरुविक एसिड के डिहाइड्रोजनेशन में, अल्फा कीटोकेटाइक जहाँ जहाँ ये बनते हैं उन सब के डिहाइड्रोजेशन में ये मदद करता है। कॉम्प्लेक्स 3 जो है उसे BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और ये विभिन्न प्रकार के साइटोक्रोम से बनता है। साइटोक्रोम रिडक्टेज, साइटोक्रोम B65, 560, इसमें भी आयरन सल्फर प्रोटीन और C होता है, साइटोक्रोम C1 मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन लेता है किससे? रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन से, यानी अपचयित यूबिक्विनॉन से, जो अभी पहले वहाँ तक यूबिक्विनॉन तक पहुँचा दिए गए, और यूबिक्विनॉन से ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स सेकंड थर्ड में ये जाता है, और फिर ये किसको ट्रांसफ़र कर देता है? साइटोक्रोम C को। आगे साइटोक्रोम C को ये ट्रांसफ़र करता है। ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पेयर यानी युग्म के ट्रांसफ़र से ये क्या करता है? इट पंप आउट 4 प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये पहले भी बताया था, यूबिक्विनॉन अभी मैंने बताया था। ये प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस जो होती है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। और C के बारे में लिखा हुआ है, साइटोक्रोम C क्या है? स्मॉल प्रोटीन है जो कि इनर मेम्ब्रेन यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी आउटर सरफेस पर लूजली अटैच रहता है, और ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स थर्ड टू कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 में ये इसको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। अब कॉम्प्लेक्स 4 में क्या होता है? ये C ऑक्सीडेज कहलाता है, जिसमें साइटोक्रोम A और A3 होते हैं, और ये टर्मिनल ऑक्सीडेज का काम करता है, ऑक्सीडेशन का काम करता है। इसके बाद जो होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है, और वाटर का निर्माण में ये मदद करता है प्रोटॉन के साथ मिलकर। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C से एक्सेप्ट करता है, और उनको किसको दे देता है? ऑक्सीजन को, फॉर द रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर। वाटर का रिडक्शन हो जाता है हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर। तो वाटर जब, चूँकि ये टर्मिनल ऑक्सीडेंट के रूप, वाटर जो है वो इसके बिल्कुल एंड में बन रहा है, पूरी रेस्पिरेशन का प्रोसेस का जो एंड है तब जाके वाटर का निर्माण होता है, और ऐसे वाटर को मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 कॉम्प्लेक्स, ये एक फॉर्मेलाइटिंग कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेलाइटिंग जैसे कि अभी मैंने पहले बोल दिया था कि एटीपी का सिंथेसिस इसमें होता है, तो F0 और F1 कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि F0 जो कॉम्प्लेक्स है वो घसावा रहता है, किसमें? एम्बेडेड रहता है, किसमें? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जबकि F1 कॉम्प्लेक्स है वो एक्सपोज रहता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो यानी ये पूरे का पूरा जो होता है ये इस पर मिलता है। ये अभी मैंने बताया था ऑक्सीसोम्स, तो ये इसका F1 है, और यहाँ पर ये इसका F0 पार्ट कहलाता है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो बाहर निकला हुआ भाग होता है ये कहलाता है F1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो 3 प्रोटॉन्स आर पास टू द मैट्रिक्स थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यानी ये वो कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ट्राइफॉस्फेट यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या ATP का निर्माण कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉर्मलाइज। क्योंकि ATP बन रहा है तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, इसलिए ये कहलाता है फॉस्फोराइलेटिंग कॉम्प्लेक्स। और ये प्रोसेस क्योंकि ऑक्सीडेशन की क्रिया के द्वारा बनती है इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। तो ये ATP का सिंथेसिस फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसके दौरान हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ एंजाइम वाया कहाँ से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, और इसको हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से कोएंजाइम के ऑक्सीकरण के दौरान
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी के मिलने से जो एटीपी का निर्माण होता है, जो सिंथेसिस या संश्लेषण होता है, उसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये पूरे टॉपिक को डिटेल में मैं अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। अब हम ले लेते हैं इसकी पूरी चेन, जैसा भी हमने कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 बोला, वो यहाँ पर शो किया गया है। ये यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक माइटोकॉन्ड्रियन है, और इसका ये वाला भाग कौन सा, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। और ये इसका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, और यहाँ पर ही इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में देखो जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ पर पंप आउट कर दिए जाते हैं ना। तो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है, और ये कॉम्प्लेक्स 5 है, जिसका काम अभी मैंने बताया था क्या है, एटीपी का निर्माण करना, ठीक है। तो ये एटीपी मैट्रिक्स की तरफ यहाँ पर मिलता है। तो ये शुरुआत जो होती है कॉम्प्लेक्स 1 से, NADH2 से NAD का निर्माण होता है, हाइड्रोजन बाहर निकल गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बाहर निकले। ये कॉम्प्लेक्स 2 है जिसमें सक्सीनेट वाला प्रोसेस चलता है, FADH2 से FAD का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो चलता है, ये कोएंजाइम Q, जैसा कि मैंने कहा यूबिक्विनोन या आइदर यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q, तो ये पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और इस तरह से अंत में होते हुए ये टर्मिनल कॉम्प्लेक्स जो होता है वहाँ तक पहुँचते हैं, और यहाँ पर वाटर का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए साइटोक्रोम से, और ये प्रोटॉन यहाँ पर मौजूद हैं, और इस तरह से ये हाइड्रोजन का निर्माण हो गया, वाटर का निर्माण होता है। और पूरा एटीपी जो मोटिव फोर्स, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में पूरा आपको बताऊंगी, हाइड्रोजन से या प्रोटॉन के इकट्ठे होने से जो प्रोटीन मोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, उस फोर्स को यूज़ करके एटीपी सिंथेटाइज एंजाइम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर एटीपी का निर्माण कर देता है। तो ये डायग्राम केवल ये समझाने के लिए कि इनर मेम्ब्रेन पर जो मौजूद हैं 1 2 3 4 5 कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से मौजूद रहते हैं, इसका यही एक मकसद है। अब हमें जो भी स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के, अभी मैंने जो इतना आपको बताया टेक्स्ट के फॉर्म में, इसको हम थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये सबस्ट्रेट है, कोई भी सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल में अगर हम एग्जांपल लें, जैसे अभी मैंने बताया था आइसोसिट्रेट से निकलता है NADH2, है ना, जहाँ आइसोसिट्रेट से हाइड्रोजन निकल के NAD को देता है और NADH2 का निर्माण होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से होता है ना, मैलेट के टाइम होता है। तो वो कोई भी सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट अपना, ये एरो गलत लगा हुआ है, एरो इस तरफ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट जो होता है ये अपना हाइड्रोजन किसको दे रहा है, NAD को, ठीक है। किसका निर्माण हो रहा है, NADH2 का, ओके। तो ये सबस्ट्रेट जो कि रिड्यूस अपचयित फॉर्म में था क्योंकि उसमें हाइड्रोजन मौजूद है, और जब इसकी हाइड्रोजन निकल जाएगी तो ये ऑक्सीडेशन की क्रिया कहलाती है। ऑक्सीडेशन की क्रिया किसके द्वारा, डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा। तो ये डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा ऑक्सीडेशन की जो क्रिया हो रही है, तो ये सबस्ट्रेट अब ऑक्सीडाइज हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इस हाइड्रोजन को किसने एक्सेप्ट कर लिया, NAD ने। निर्माण किसका हुआ, NADH2 का, ठीक है। तो अब ये NADH2 जो है, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये सब कॉम्प्लेक्स 1 चल रहा है, कॉम्प्लेक्स 1, तो उसने इसको एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया, ये भी रिड्यूस हो गया, FMNH2, यानी अभी अपचयित फॉर्म में आ गया, ओके। तो ये अपचयित फॉर्म में आया, तो यहाँ पर इसने फिर अपना हाइड्रोजन किसको दे दिया, कोएंजाइम Q, यहाँ पे यूबिक्विनोन भी हो सकता है, यूबिक्विनोन, और ये कोएंजाइम Q को लेकर तो इसने इसको अपचयित हो गया, हाइड्रोजन इसने ले लिया, यूबिक्विनोन भी हो जाएगा, तो UbH2 बन जाएगा, UqH2 बन जाएगा, वो उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस यहाँ से, ये फर्स्ट स्टेप जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है,
और ये यहाँ पर आने के बाद चाहे यूबी क्विनोन हो चाहे कोएंजाइम क्विनोन हो, ओके, तो वो अब यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन मैट्रिक्स के अंदर देते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पूरे इस साइटोक्रोम तंत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक। यहाँ पर इसके साथ ही आप देखेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पर अपनी एक, जैसा कि अभी मैंने बताया था ना, एक ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना सेकेंड ब्रांच जो बन रही है। सेकेंड ब्रांच कौन सी बन रही है? FADH2 की। FADH2 किससे बनता है? सक्सिनिक एसिड से। फ्यूमरिक एसिड के दौरान एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन निकलते हैं और FAD इसको ग्रहण करता है और FADH2 का निर्माण करता है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन कहाँ प्रवेश कर जाता है? यूबी क्विनोन या कोएंजाइम Q में। तो ये एक दूसरी ब्रांच यहाँ पर आ रही है, एक ब्रांच यहाँ से चल रही है और एक ब्रांच यहाँ से आ रही है, तो 2 ब्रांचिंग यहाँ पर होती है। अब ये यहाँ पर जब प्रवेश करता है, यूबी क्विनोन या कोएंजाइम Q को देता है, तो अब ये प्रवेश करेंगे साइटोक्रोम में, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ, यहाँ से यहाँ तक जो था वो कॉम्प्लेक्स 1 होता है, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स 2 है जो कि पार्ट नहीं लेता हाइड्रोजन ट्रांसफर में। अब यहाँ से साइटोक्रोम C तक, B और C का साइटोक्रोम ये थर्ड है, और A और A3 की जब हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 4। तो इस तरह से ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, ओके। 4 कॉम्प्लेक्स में कौन मौजूद है? इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, ओके। तो यहाँ पर अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुआ तो प्रोटॉन भी रिलीज होगा, तो प्रोटॉन को तो मैट्रिक्स में भेज दिया गया और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर दिया गया साइटोक्रोम B को। तो साइटोक्रोम B में जब ये B में पहुंचता है, इसके बाद C में जा रहा है, तो ये साइटोक्रोम B और C जो होता है और इसके बाद C1 जो है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ओके। अब यहाँ पर इसके कोफैक्टर के फॉर्म में, अगर हम कहें इसको कोफैक्टर बोलें तो गलत नहीं होगा, कोफैक्टर के फॉर्म में यहाँ पर आयरन मौजूद है। आयरन जो है जैसे दिख रहा है, फेरस और फेरिक और फेरस, 2 फॉर्म के अंदर ये आयरन यहाँ पर मौजूद होता है, और ये आयरन इसकी एफिनिटी बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इसकी एफिनिटी को बढ़ाने का काम करता है। अब होता यह है कि जब ये जैसे इलेक्ट्रॉन, फेरिक ने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये फेरस में कन्वर्ट हो गया, फेरस से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो ये वापस फेरिक में कन्वर्ट हो गया, तो इसका भी रिडक्शन हो रहा है और इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, आना और जाना, इलेक्ट्रॉन का आना और इलेक्ट्रॉन का जाना, तो इसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि रिलीज होकर वाटर का निर्माण नहीं हो जाता है। तो आप देखेंगे पूरे प्रोसेस में यहाँ पर फेरिक फेरस जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलता रहता है और फेरस और फेरिक यानी रिडक्शन और अपचयन होता रहता है आयरन का। आयरन क्या होता है? एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में यहाँ पर मौजूद होता है। और ये सब पूरा प्रोसेस फिर दोहरा दूँ, कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर हो रहा है। तो इसमें जो आयरन होता है वो आयरन जो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में मौजूद होता है, और ये पूरी श्रृंखला जो है वो क्या है? एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, और बाद में ऊर्जा जो मुक्त हो रही है वो ऊर्जा ATP का निर्माण कर रही है। तो ये पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ओके। तो अब ये जैसे ही यहाँ पर पहुँच जाता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे ये O2 ऑक्सीजन को दे दिया जाता है, अभी जैसा कि मैंने बताया था, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आते हैं और H2O का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे ATP बन रहे हैं, ये ATP का निर्माण हो रहा है। इस सिंपल भाषा में ये कहूँ कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो ऊर्जा निकलती है, और ये ऊर्जा जब निकलती है, ये
ये जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को ट्रैप कर लिया जाता है, ये फ्री एनर्जी जो है उसको ट्रैप कर लिया जाता है और एटीपी सिंथेस एंजाइम के द्वारा, और ये ऊर्जा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी के निर्माण करने में मदद करती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मोटिव फोर्स भी मदद करता है, जैसे कि अभी मैंने दोहराया कि मैं ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को डिटेल में अगले वीडियो के अंदर लूँगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये स्टेप बताए गए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं NADH2 का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 1 ATP, 2 ATP और 3 ATP का निर्माण हो रहा है, और जब FADH2 का रिडक्शन हो रहा है जो कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रवेश करता है यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q के द्वारा लिया जाता है, तो यहाँ पर केवल 1 और 2 ATP का निर्माण होता है। इसलिए मैंने क्रेब्स साइकिल के दौरान आपको बताया था कि एक NADH2 का मॉलिक्यूल 3 ATP का निर्माण करता है और एक FADH2 का मॉलिक्यूल 2 ATP का निर्माण करता है। तो वो इसलिए होता है, और ये पूरी प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाती है, ऑक्सीडेशन के द्वारा एटीपी का निर्माण होना। और तो आज ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन मैंने आपको पढ़ाया है, इसको मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ, रोकती हूँ। इसका डिटेल जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, देखिए। थैंक यू।